हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए एलएलपी का वन शॉट। इससे पहले मैंने एलएलपी एक बार ऑलरेडी इन डेप्थ में करवाया हुआ है। यहाँ पे हम लोग एकेजी शॉर्ट नोट से फिर से रिवाइज कर रहे हैं। एंड ये एकेजी शॉर्ट नोट्स मैंने जैन 2025 वालों के लिए बनाया था, बट अब तुम्हारे लिए भी मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले जो एलएलपी का मैंने पूरा डिटेल वीडियो लिया है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे लगा देता हूँ। उसमें मैंने नोट्स भी लिखवाए हैं क्लास में ही, साथ साथ इन डिटेल पूरा डेप्थ में। ठीक है, तो ये जो भी वो शेड्यूल फॉलो कर रहा है वो वीडियो भी देख रहा था और उसके बाद ये वन शॉट देख रहा है। तो भाई आज इस वन शॉट के साथ तुम्हारा तीसरी बार, थर्ड टाइम, एक वीक में थर्ड टाइम तुम्हारा एलएलपी रिवाइज होने वाला है। तीसरी बार 6 मार्क्स तुम्हारे पक्के हैं। इसके बाद तुम्हें एलएलपी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कल एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उसमें मैं कुछ पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी के एलएलपी के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, राइटिंग प्रैक्टिस, वो देख लेना। 7 दिन, 1 फरवरी से मैंने स्टार्ट किया था। 7 फरवरी जो मेरा शेड्यूल में डेट वगैरह था उसके हिसाब से 7 फरवरी में राइटिंग प्रैक्टिस का जो वीडियो आएगा, उसके बाद तुम्हें एलएलपी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा 6 मार्क्स फर्स्ट वीक में ही कंप्लीट हो गया। 6 मार्क्स तुम्हारे डन हैं एग्जामिनेशन में। बस तुम्हें रिवीजन कंटिन्यू करना है, ये नहीं कि पढ़ के भूल गए। ठीक है, एंड डिटेल वीडियो मैंने डिटेल नोट्स वगैरह बनाया है, लिखाया है, तो अगर तुमने नहीं किया है तो जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे लगा रहा हूँ मैं। टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे सारे नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो वहाँ से जाकर ये नोट्स भी वहाँ मिल जाएंगे तुम्हें। अगर नहीं मिलता है तो नीचे डाउट वाला टेलीग्राम लिंक भी है, वहाँ मेरे को मैसेज भी कर सकते हो या डीएम भी कर सकते हो, मैं वापस से भेज दूंगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज हम लोग अब एलएलपी का वन शॉट में इसको रिवीजन फट से ख़त्म करते हैं। सबसे पहले ये मानता हूँ मैं, ये नोट्स थोड़ा ब्लर है, पता नहीं क्या इशू हो रहा है, बट थोड़ा सा मैनेज कर लेना। वैसे भी विजिबल है, इतना भी ब्लर नहीं है, और वैसे भी पूरा मैंने तो लिखाया हुआ है। ये तो शॉर्ट नोट्स क्विक रिवीजन के लिए, तो उतना तो मैनेज कर हो जाएगा। ठीक है, तो एलएलपी एक्ट, सबसे पहले कोई भी एक्ट अगर आता है तो हम लोग उसका मोटिव जानते हैं कि वो एक्ट आया क्यों। सरकार को एक नया तरीका चाहिए था बिजनेस करने के लिए, और वो तरीका सरकार को लगा कि वो कुछ अच्छे फीचर्स कंपनी के उठा के, कुछ पार्टनरशिप के उठा के मिलाकर बनाते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही खिचड़ी बनाया, कंपनी के अच्छे अच्छे फीचर्स उठाए। कौन कौन से फीचर्स उठाएं? जैसे कि बॉडी कॉर्पोरेट में जो सारे फीचर्स होते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट में जो सारे फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स उठाएं। जैसे कि परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, यानी कंपनी के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स उठा लिए। ठीक है, और उसके साथ साथ पार्टनरशिप के भी फीचर्स, जैसे कि एग्रीमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे फीचर्स किसके उठाए? पार्टनरशिप के उठाए। इन दोनों फीचर्स को कोलैब किया और उससे बना एलएलपी। तो एलएलपी के भी ये सारे फीचर्स हो गए। ठीक है, अब इसमें एक और फीचर्स है, यहाँ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वाला, इंपॉर्टेंट है ये। हर कंपनी कॉमन सील ऑप्ट कर सकता है, उसी तरह हर एलएलपी भी कॉमन सील ऑप्ट कर सकता है। कॉमन सील क्या होता है? कॉमन सील एक थप्पा होता है, एक नहीं होता है, स्कूल वगैरह में भी सारे डॉक्यूमेंट में स्कूल का थप्पा वगैरह लगता था। तो वो थप्पा जो है ना, वो अप्रूव कर देता है कि हाँ इस आदमी ने अप्रूवल दिया है। तो सेम कॉमन सील ऑप्ट कर सकता है, बट ये अब मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अब 2 डीपी मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर मिलकर कॉमन सील वाला काम कर सकते हैं। अब कॉमन सील रखना ऑप्शनल है एलएलपी के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि एलएलपी आया क्यों और वो उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। उसमें कंपनी और पार्टनरशिप के कंबाइंड फीचर्स हैं। अब एलएलपी एक्ट जो है वो 2008 में आया था। इसमें टोटल 81 सेक्शन, 4 शेड्यूल हैं। 81 सेक्शंस मतलब सेक्शंस बताते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि इस एक्ट में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सेक्शंस बताते हैं। एंड शेड्यूल 4 है, उसमें पहला शेड्यूल बात करता है राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स के क्या क्या राइट एंड ड्यूटीज़ हैं। दूसरा बात करता है कि एक पार्टनरशिप कैसे एलएलपी में कन्वर्ट होगा, उसका प्रोसीड्यूर बताते हैं। ठीक है, तीसरा शेड्यूल बात करता है कि एक प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कैसे कन्वर्ट होगा, उसका प्रोसीड्यूर बताता है। और चौथा शेड्यूल बात करता है कि एक पब्लिक, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कैसे एलएलपी में कन्वर्ट होगा, उसका प्रोसीड्यूर बताता है। कोई भी लिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम लोग समझ गए एलएलपी आया क्यों, एलएलपी एक्ट में क्या क्या है। अब हम लोग समझेंगे एलएलपी है क्या, व्हाट इज एन एलएलपी।
व्हाट इज एलएलपी? तो एलएलपी एक न्यू फॉर्म है लीगल बिजनेस करने का, एक नया तरीका बिजनेस करने का। सरकार को चाहिए था एक नया तरीका बिजनेस करने का, एक अल्टरनेटिव तरीका कंपनी और पार्टनरशिप के अलावा। तो सरकार ने एलएलपी बनाया, एक नया फॉर्म बिजनेस करने का, एक अल्टरनेट तरीका बिजनेस करने का, जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। ये फीचर्स कंपनी से सरकार ने लिया। फिर एलएलपी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जितना उसका एसेट है सारा एसेट बिक जाएगा एलएलपी का अपने उसके डेप्थ को पे करने में, यानी एलएलपी का लायबिलिटी उसके एसेट तक लायबल है। ठीक है, ये भी फीचर्स कंपनी से उठ के आया। और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, ये फीचर्स कंपनी से आया, पार्टनरशिप से उठ के आया। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन मतलब कि एक एलएलपी को पार्टनर्स चलाएंगे एग्रीमेंट अपने हिसाब से बनाकर, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन है, जैसे जो कि कंपनी में नहीं है, क्योंकि कंपनी में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क, लीगल कंप्लायंसेस हैं और उनको चलाना भी मैनेजमेंट अलग रहता है, ऑनरशिप अलग रहता है। बट एलएलपी के केस में यहाँ जैसे पार्टनर्स पार्टनरशिप में चलाते हैं एग्रीमेंट के थ्रू, उसी तरह एग्रीमेंट करके एलएलपी को चलाया जा सकता है पार्टनर के द्वारा। ठीक है, अब इसमें हम लोग ने सेक्शन वन इसमें बात करता है। अब पहला सेक्शन आता है, बुक में नहीं दिया, मैं बता देता हूँ। सेक्शन 1 बात करता है कि एलएलपी एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। ठीक है, सेक्शन 2 बात करता है कि जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिफाइन करता है। हर एक्ट का सेक्शन 2 उसके एक्ट के टर्म्स को डिफाइन करता है। एलएलपी में भी सेक्शन 2 में बहुत सारे डिफिनेशन तुम्हारे मॉड्यूल में दिया हुआ है, सारे इम्पॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ना तुम्हें सब है। मैंने बोला था रीडिंग मारने, यही सब मैंने होमवर्क भी दिया था, तुमने मार लिया होगा रीडिंग, आई थिंक सो। कुछ जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है वो मैं यहाँ बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी एक ऐसा एलएलपी है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ और इंडिया में आकर बिजनेस कर रहा है किसी भी तरीके से। एक और पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना कि क्या एक इंडियन एलएलपी में फॉरेन एलएलपी पार्टनर बन सकता है? द आंसर इज यस, फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी में पार्टनर बन सकता है। उसके अलावा एक और डिफिनेशन है बॉडी कॉर्पोरेट। देखो, बॉडी कॉर्पोरेट में कोई भी कंपनी हो, कोई भी एलएलपी हो, चाहे इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ, वो सब बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड है। बस एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ? कोई भी ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर, यानी कि ये तो अकाउंट्स में हम लोग समझते हुए आए हैं, 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक जाता है, इसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ठीक है, कैलेंडर ईयर क्या हुआ? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जाता है। लेकिन अगर एक एलएलपी 38 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट होता है, यानी एक एलएलपी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट होता है, तो उसका ईयर एंड होगा 31 मार्च को ही, बट वो नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, उसके नेक्स्ट ईयर होगा, यानी नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर होगा, उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल में दिया है, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर हुआ। लेकिन अगर एक एलएलपी 38 सितंबर 2024 को इनकॉर्पोरेट, उसके बाद इनकॉर्पोरेट होता है आफ्टर 38, ठीक है, तो उस सिचुएशन में तुम्हारा 2025 में ईयर एंड ना होके 2026 में ईयर एंड होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। स्मॉल एलएलपी एक ऐसा एलएलपी है जिसमें पार्टनर का कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम है एंड है, यानी प्लस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, और पिछले साल टर्नओवर 40 लाख से कम है। एक ऐसा एलएलपी जिसमें पार्टनर मिलकर 25 लाख से कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनका टर्नओवर पिछले साल 40 लाख से कम रहा है, उसको हम लोग स्मॉल एलएलपी बोल देंगे। हाँ, इस 25 लाख के लिमिट को 5 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है और इस 40 लाख के लिमिट को 50 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है इन फ्यूचर, बट अभी लिमिट 25 लाख 40 लाख है। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक और सेक्शन आता है, सेक्शन 3, वो बात करता है कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। फिर सेक्शन 4 बोलता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कोई भी एक्ट, कोई भी प्रोविज़न, कुछ भी एलएलपी पे नहीं लगेगा। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और इंडियन पार्टनरशिप, तो लोग लास्ट का पार्टनरशिप देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या इसके प्रोविज़न भी उस पर लगा सकते हैं। तो सरकार ने कहा सेक्शन 4 के हिसाब, सेक्शन 4 कह रहा है एलएलपी एक्ट का कि भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक भी एक्ट का प्रोविज़न हमारे एलएलपी पे नहीं लगेगा। सेक्शन 5 बात करता है कि कौन कौन पार्टनर बन सकता है एलएलपी में। तो भाई कोई भी इंडिविजुअल हो, दुनिया में कोई भी जिंदा आदमी इंडिविजुअल हो, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो, यानी रिलायंस, टाटा, वो भी
भी एलएलपी के पार्टनर बन सकते हैं, और मैं, तुम हो गए, तुम्हारा दोस्त हो गया, मेरा दोस्त हो गया, कोई भी इंसान भी एलएलपी का पार्टनर बन सकता है, बस कुछ को छोड़कर। कौन कौन? अनसाउंड माइंड पर्सन को। जो पर्सन पागल है तो वो क्या ही पार्टनर बनेगा। सरकार बोलता है भाई तू पागल है, तू दिमाग का इलाज करवा, पार्टनरशिप वगैरह तू छोड़, ठीक है। इंसॉल्वेंट, देखो लॉ में मैंने डिटेल क्लास में भी बोला था कि लॉ में डेथ और इंसॉल्वेंट को लोग एक ही जैसा मानते हैं। बस उसी सिचुएशन को देखो, यहाँ पर इंसॉल्वेंट हो, तुम गरीब हो, तुम पार्टनर बन ही नहीं सकते हो। बस लॉ का कहना है तुम गरीब हो, तुम पार्टनर के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। और उसके बाद जिसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर दिया, या तुमने गरीबी के सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट में अप्लाई किया है और भले ही तुम्हारा एप्लीकेशन पेंडिंग है, बट फिर भी तुम पार्टनर नहीं बन सकते हो। उसके अलावा एक और नॉलेज वाला बात मैं बता देता हूँ कि माइनर भी पार्टनर नहीं बन सकता एलएलपी का। ये मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ, एग्जाम में भी मत लिखना, बस नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। सेक्शन 6 बात करता है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, यानी एक एलएलपी में कितने मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर होना चाहिए। तो कम से कम 2 पार्टनर होना चाहिए। हर एक एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर होना चाहिए। अगर ये 2 पार्टनर का लिमिट कभी भी कमता है, यानी कभी भी किसी एलएलपी में सिर्फ एक पार्टनर है, उस सिचुएशन में जो बचा हुआ एक पार्टनर है उसको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि 6 महीना के अंदर अंदर उसको नया पार्टनर अपॉइंट करना है। अगर 6 महीने में वो नया पार्टनर अपॉइंट नहीं कर पाता है तो 6 महीने के बाद कोई भी लायबिलिटी अगर आता है उसके लिए वो डायरेक्टली लायबल, पर्सनली लायबल होगा, यानी वहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी उठ जाता है, यानी पर्सनली लायबल हो जाएगा वो पार्टनर, बचा हुआ पार्टनर। अगर वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है एलएलपी का, ये जानते हुए भी कि भाई वो अकेला पार्टनर है, उसने 6 महीने में नया पार्टनर इंट्रोड्यूस भी नहीं किया और 6 महीने के बाद बिजनेस भी कंटिन्यू कर रहा है, तो उस सिचुएशन में उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दी जाएगी, वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। सेक्शन 7 बात करता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। एक एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर कम से कम होने चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या हुआ, जैसे कंपनी में डायरेक्टर होता है उसी तरह एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं जो कि क्या करते हैं, एलएलपी का सारा काम करते हैं। तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हर एलएलपी में होना चाहिए और वो दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए, यानी जिंदा इंसान। यानी रिलायंस पार्टनर तो बन सकता है एलएलपी में, बट वो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता है। जिंदा इंसान होना चाहिए, यानी मैं, तुम, हमारे दोस्त, वो लोग एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं और साथ साथ डेजिग्नेटेड पार्टनर भी बन सकते हैं। और एक रेसिडेंट भी होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होना चाहिए एक। यानी 2 कंडीशन है, पहला दोनों पार्टनर इंडिविजुअल होने चाहिए और दोनों में से कोई एक रेसिडेंट होना चाहिए, दूसरा रेसिडेंट नहीं भी होगा चलेगा, ठीक है, एक होना चाहिए। अब जो रेसिडेंट है यहाँ पर 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग है यानी इसी फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहना होगा तो हम लोग उसको मान लेंगे कि वो रेसिडेंट है। देखो ये रेसिडेंट जो है, तुम इंटर में जाकर पढ़ोगे, रेसिडेंट बनने का डेज अलग है, 182 181 डेज ऐसा है, ठीक है। बट यहाँ पर 120 दिन दिया है इस एक्ट के हिसाब से, तो तुमको जब लिखने का टाइम आएगा तो इसी एक्ट के हिसाब से यही लिखना कि कोई पर्सन अगर इंडिया में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 120 दिन या उससे ज़्यादा 120 डेज और मोर रह रहा है इंडिया में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उसको हम लोग रेसिडेंट मानेंगे और वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है, अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। अब तुम्हारे माइंड में डाउट आना चाहिए कि अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है बट डेजिग्नेटेड पार्टनर तो इंडिविजुअली बनेगा, तो सपोज करो एक एलएलपी खोला गया है रिलायंस और टाटा ने मिलकर, उस सिचुएशन में डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनेगा। तो देखो लॉ क्या बोलता है कि अगर 2 बॉडी कॉर्पोरेट मिलकर एक एलएलपी खोल रहे हैं या एक बॉडी कॉर्पोरेट एक पर्सन मिलकर एलएलपी खोल रहा है, तो उस सिचुएशन में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे बनेंगे। देखो कोई 2 पार्टनर जो इंडिविजुअल है उनको अपॉइंट कर लो, यानी रिलायंस और टाटा ने मिलकर एक एलएलपी खोला और उसके बाद उन्होंने मेरे को और मिस्टर एक्स को अपॉइंट कर लिया एज अ पार्टनर। हम दोनों इंडिविजुअल हैं, हम दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर बन गए और वो लोग पार्टनर रहे, ठीक है। या तो ये कर सकते हो, या क्या कर सकता है, जो नॉमिनी है बॉडी कॉर्पोरेट के, यानी रिलायंस और टाटा के जो नॉमिनी हैं उनको ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दो। यानी 2 केस है, पहला या तो नया पार्टनर लाओ इंडिविजुअल पर्सन और उनको डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दो, या फिर
उनके नॉमिनी को ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दो। दोनों चीज़ ये कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है सेक्शन 11, वो बात करता है इनकॉर्पोरेशन। एलएलपी बनेगा कैसे? तो देखो, दो लोग एक लॉफुल बिजनेस करने के लिए जिनका मेन मोटिव हो प्रॉफिट, वो सब्सक्राइब करेंगे यानी साइन करेंगे एक डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट का नाम होगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा क्या क्या होगा? एलएलपी का नाम, उसका बिजनेस, उसका रजिस्टर ऑफिस कहाँ है, पार्टनर का नाम और एड्रेस, उसके बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम और एड्रेस, और उसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार मांगेगा तो वो दे देना, ठीक है। ये इनकॉर्पोरेशन साइन करने के बाद इसमें डिक्लेरेशन जाएगा। डिक्लेरेशन किसका जाएगा? या तो सीए, सीएस, सीएमए या एडवोकेट, चारों में से किसी का भी डिक्लेरेशन ले लो जो कि फॉर्मेशन एलएलपी के फॉर्मेशन में इंगेज है। सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट, कोई भी इंगेज है उनका डिक्लेरेशन ले लो। और एक सब्सक्राइबर का, यानी जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट साइन किया है, दो लोग साइन किया होगा, उस दो में से किसी एक का डिक्लेरेशन ले लो कि भाई जो भी रिक्वायरमेंट है इस एक्ट के हमने फुलफिल किया है। अगर ये डिक्लेरेशन में, मतलब इस एक्ट में तुमने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया, जानबूझकर तुम मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे के इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो, उस सिचुएशन में तुमको जेल भी जाना पड़ सकता है और 10,000 से 5 लाख तक का पेनल्टी भी लग सकता है। एंड है यहाँ पर, दोनों साथ साथ लग सकता है, ठीक है। अब हमें समझना है सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या बात बोलता है? देखो, सेक्शन 11 में हमने जो डॉक्यूमेंट्स, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट साइन वगैरह किया, जो पार्टनर लोग किया, उसके अलावा जो डिक्लेरेशन वगैरह दिया, वो सारा कुछ रजिस्ट्रार के पास जाएगा। और रजिस्ट्रार क्या करेगा भाई? उसको सिंपली चेक करेगा कि सब कुछ सही तो है, और उसको चेक करके अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया कि हाँ भाई सब कुछ सही है, 14 डे के अंदर अंदर वो सारा डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर देगा, एलएलपी को एक नया सर्टिफिकेट दे देगा, और इसी टाइम एलएलपी का जन्म हो जाता है। ये सर्टिफिकेट एक तरह से बर्थ सर्टिफिकेट हो गया एलएलपी का, जो कि कंक्लूसिव एविडेंस हो गया कि एलएलपी अब एग्जिस्टेंस में आ चुका है। फिर सेक्शन 13 क्या बात बोलता है? देखो, हर एलएलपी के पास खुद का एक रजिस्टर ऑफिस होता है। वो रजिस्टर ऑफिस में ही सारा नोटिसेस, सारा कम्युनिकेशन, सब कुछ रिसीव होता है। तो एक एलएलपी अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज कर सकता है, हाँ कर सकता है। बस जब वो चेंज करे अपना रजिस्टर ऑफिस, तो उसको ये नोटिस देना होगा रजिस्ट्रार को। यानी अपना रजिस्टर ऑफिस अगर उसने चेंज किया है तो वो रजिस्ट्रार को बस बता देगा कि भाई देख, हमने अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज कर लिया है। अगर वो नहीं बता पाता है तो एलएलपी और उसका हर पार्टनर लायबल होगा पेनल्टी 500 रुपीज़ पर डे। यानी जब तक नहीं बताएगा 500 रुपये पर डे लगते रहेगा दोनों पर, और ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 50,000 50,000 तक जा सकता है। फिर सेक्शन 14 बात करता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आगे क्या? रजिस्ट्रेशन हो गया तो उससे क्या हुआ? देखो, जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया, एक एलएलपी अब खुद के नाम पर केस खा भी सकता है और केस कर भी सकता है, क्योंकि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट हो गया और पार्टनर्स और एलएलपी दोनों के बीच में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। फिर कॉमन सील भी आ गया। अगर एलएलपी चाहे तो कॉमन सील ऑप्ट कर सकता है, बट मैंने पहले ही बताया अब 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर मिलकर ये काम कर सकते हैं, तो कॉमन सील अब रखना ऑप्शनल हो गया। क्योंकि अब एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, तो वो अब एसेट्स एक्वायर कर सकता है, लायबिलिटी इंकर कर सकता है, सब कुछ काम कर सकता है अपने ओन नेम पर, क्योंकि अब वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है। अब एक एलएलपी को दूसरे एक्ट के प्रोविज़न को भी मानना होगा जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट पे लग रहा है। सपोज करो इनकम टैक्स एक्ट का कोई प्रोविज़न एक बॉडी कॉर्पोरेट पे लग रहा है, तो एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उसको भी ये बात मानना होगा। अगर नहीं मानेगा तो उसको भी सफ़र होना पड़ेगा, यानी पेनल्टी वगैरह देना होगा। सिंपल बात है, ठीक है। सेक्शन 15 बात करता है नेम के बारे में। एक एलएलपी को अपने नाम के पीछे एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये वर्ड यूज़ करना कंपलसरी है। अपने नाम के पीछे ये लिखकर बताना होगा कि भाई देख, हम लोग एलएलपी हैं। उसके अलावा एक एलएलपी का नाम कैसा भी हो सकता है, बस अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए, यानी गलत सलत कुछ आलतू फालतू नाम नहीं होना चाहिए, और आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, यानी एकदम सिमिलर नहीं होना चाहिए कोई दूसरा कंपनी और एलएलपी। मान लो मैंने एक एलएलपी खोला रिलायंस एलएलपी, और एक ऑलरेडी एलएलपी खुला हुआ है रिलायंस एलएलपी के नाम पे, तो मैंने तो उसका नाम ही कॉपी कर लिया, तो ये मैं नहीं कर सकता। यानी एक एलएलपी का नाम कैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए और दूसरे एग्जिटिंग कंपनी या एलएलपी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। अभी इस केस में क्या कोऑपरेटिव
कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम अगर मिलेगा तो देखो भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर पूरा नाम भी कॉपी कर लेगा तब भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बस आइडेंटिकल कंपनी या एलएलपी से नहीं होना चाहिए, दूसरा किसी से भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेक्शन 16 क्या बोलता है, एक एलएलपी रजिस्ट्रार के पास जाकर बोल सकता है कि मेरा नाम को रिज़र्व कर दीजिए। रजिस्ट्रार जो है कुछ पैसे लेकर सब कुछ चेक वगैरह करके 3 महीने के लिए रिज़र्व कर सकता है नाम। अब ये काम एग्जिटिंग एलएलपी भी कर सकता है, प्रपोज्ड एलएलपी भी कर सकता है। ऐसा क्यों है, देखो ये मेनली करते क्यों हैं, एलएलपी को सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम करना पड़ता है, पेपर वर्क करना पड़ता है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, या फिर अगर किसी एलएलपी को नाम बदलना है तो पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि जब तक हम लोग पेपर वर्क करें, जो नाम हमने सोचा है वो नाम कोई और ले ले, तो इसलिए एलएलपी जाकर पहले ही रिज़र्व करवा लेता है 3 महीने के लिए। तब तक 3 महीने के लिए नाम सेफ रहेगा, वो नाम किसी और कोई ले नहीं सकता है, तो मैं आराम से पेपर वर्क करूँगा एंड उसके बाद फिर नाम जाकर ले लूँगा। ठीक है, अब लास्ट सेक्शन 17 ये क्या बोलता है, मान लो एक एलएलपी आइडेंटिकल नेम यानी दूसरे का नाम कॉपी करके इनकॉर्पोरेट हो गया। ठीक है, तो उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ये पता चलता है या कोई अप्लीकेशन देता है कि ये देख ये एलएलपी बिजनेस कर रहा है, मेरे नाम के आइडेंटिकल है मेरे नाम से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, एलएलपी को बोलेगा, जो एलएलपी नाम कॉपी किया है या जिसका नाम आइडेंटिकल है या बहुत सिमिलर है, उसको बोलेगा कि भाई देख 3 महीने के अंदर अंदर तू नाम बदल। अब 2 केस हो सकता है, एक एलएलपी है जो नाम बदल लेता है, ठीक है 3 महीने में उसने नाम बदल लिया तो बहुत बढ़िया बात है, तो 15 दिन में 3 महीने में नाम बदलेगा, 15 दिन में फिर ये बात रजिस्ट्रार को बता देगा, रजिस्ट्रार 30 दिन के अंदर अंदर एक नया सर्टिफिकेट दे देगा। बट अगर 3 महीने में नाम नहीं चेंज होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही जो मन सो उसको सही लगेगा वो नाम रख देगा, रजिस्ट्रार को बता देगा, नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, यही बात मैंने एग्जांपल से समझाया। एक एकेजी एलएलपी खुला और एक स्मॉल एकेजी एलएलपी खुला है, ये 2024 में बना था, ये 2025 में बना। फिर मैंने ये बड़ी वाली एकेजी ने केस किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाकर बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस छोटी वाली को बोला कि नाम बदल अपना। उसने 3 महीने में अगर फिर नाम बदल लिया तो ठीक है, नहीं बदलेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही अपने हिसाब से कुछ भी रख देगा। अभी यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, ट्रेडमार्क। मान लो किसी का कोई ट्रेडमार्क है, ठीक है, वो कॉपी हुआ है तो भाई केस करने का टाइम बस 3 ही साल तक है। यानी जिस दिन कॉपी हुआ, सपोज करो मैंने किसी का ट्रेडमार्क कॉपी कर लिया, आज 1 जनवरी को मैंने कॉपी किया, तो मेरे पे 3 साल तक ही केस हो सकता है। मैंने 2024 में कॉपी किया तो 24, 25, 26 तक ही मेरे पे केस होगा। 3 साल के बाद अगर किसी उसको पता चलता है कि उसका ट्रेडमार्क कॉपी हुआ है तो वो मेरे पे चाहकर भी केस नहीं कर सकता है। बट नेम के केस में कभी भी लाइफ टाइम कभी भी केस हो सकता है। अभी यहाँ पर तुम्हारा एलएलपी एक्ट हो गया पूरा ख़त्म, 6 मार्क्स डन। नेक्स्ट वीडियो मैं कल डालूंगा, उसमें राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो भी देख लेना। और प्लेलिस्ट पे मैंने सारे वीडियो डाल दिया हूँ, तो वो भी जाकर चेक कर लेना। एक डिफरेंस बिटवीन बच गया तो भाई उसके बेसिस याद कर लो, रट लो, बेसिस इंपॉर्टेंट है, अंदर का माल मसाला कुछ भी लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ो और इस बार लॉ को फोड़ दो।